हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं लास्ट ईयर 2023 का जो हमारा मेजर कोर्स होता है जूलॉजी, उसका सेकंड पेपर, जिसका हमारा टाइटल है डाइवर्सिटी ऑफ कोडेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। ओके, सो करने के लिए हमें 3 घंटे दिए जाते हैं एग्ज़ाम को, और उसके बाद जो हमारे मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसको करके वो मिलते हैं हमें 75। ठीक है, शुरू में सबसे पहले दिए होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसके लिए प्रत्येक के लिए हमें 3 अंक मिलते हैं और ये 5 क्वेश्चन होते हैं। ओके, देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर किस टाइप से आया था हमारा। देख लीजिए सेक्शन ए। ठीक है, आंसर ऑल द 5 क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। फर्स्ट था हमारा व्हाट इज पैडोजेनेसिस, यानी सावकी जनन क्या है। आंसर इनके अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड पूछा गया था कि अक्षीय कंकाल से क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट इज एन एक्सियल स्केलेटन। थर्ड पूछा गया था हमें वेरी शॉर्ट में कि हर्डमानिया का एक सुंदर रेखांकित आरेख बनाइए। लास्ट जो है हमारा वेरी शॉर्ट में फोर्थ, सिफेलोकोर्डेटा का एक उदाहरण दीजिए, और उसके बाद हमारा जो फिफ्थ है विसरल आर्च यानी ग्रसनी चाप क्या होते हैं। ओके, अब इनके आंसर्स देख लेते हैं सेक्शन ए। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट पूछा जो था हमारा कि व्हाट इज पैडोजेनेसिस, सावकी जनन क्या है। सावकी जनन क्या होता है, ये एक ऐसी अवस्था होती है जो अपरिपक्व डिंबकीय अथवा पूर्व वयस्क, ठीक है, वयस्क जंतु बनने से पहले उसकी जो पूर्व अवस्था होती है, जंतु द्वारा जनदों के परिवर्धन यानी कि गोनेट्स के परिवर्धन और शिशुओं की उत्पत्ति को इंगित करती है। उदाहरण है हमारा सेलामेंडर। पेडोजेनेसिस डिंबकीय शरीर में जनदों के कालपूर्व विकास पर बल देती है। ठीक है, यानी कि उसके एक वयस्क बनने से पहले का जो हमारा पूरा टाइम पीरियड होता है। सेकंड है हमारा व्हाट इज एन एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल से क्या तात्पर्य है। कंकाल के बारे में जो पूरी वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। अन्य कशेरुकी जंतुओं की भांति मनुष्य के अंतः कंकाल का अध्ययन भी 2 भागों में बांटकर सुगमतापूर्वक किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा होता है हमारा अनुबंधी कंकाल अथवा उपांगीय कंकाल यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत हमारे करोटी यानी खोपड़ी की जो होती हैं अस्थियां वो आती हैं, कशेरुकदंड यानी वर्टिब्रल, और जो हमारी पसलियां होती हैं रिब्स, और पसलियां जिससे जुड़ी होती हैं, ठीक है, स्टर्नम से, वो एक अस्थि होती है पूरी। इनकी पूरी टोटल मिलाकर हमारी जो अक्षीय कंकाल होता है उसमें 80 अस्थियां बैठती हैं। सो अक्षीय कंकाल हमारा ये होता है। उसके बाद हमारा जो पूछा गया था कि हर्डमानिया का एक सुंदर रेखांकित आरेख बनाइए। आप भी स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। ये देख लीजिए हर्डमानिया का, ये इसके यहाँ पर फुट होते हैं, पैर होते हैं हर्डमानिया के, और ये होती है हमारी एट्रियल एपिटर्चर। ठीक है, ये हमारे टेस्टर ट्यूनिक्स होते हैं, और यहाँ पर होते हैं इसमें ब्रांचियल एपर्चर। उसके बाद फोर्थ जो हमारा पूछा गया था कि सिफेलोकोर्डेटा का एक उदाहरण दीजिए और एक आरेख भी बनाइए। ठीक है, सिफेलोकोर्डेटा के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी डाल चुकी हूँ, आप जो देख सकते हैं। सो ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस क्या था। ठीक है, ये क्या है, एक सिफेलोकोर्डेटा का हमारा जीव है, और इसका हमें आरेख भी बनाना है। इसका साधारण नाम लैंसिलेट होता है, और इन सिफेलोकोर्डेट जंतुओं का विशेष महत्व होता है क्योंकि इनमें जीवन पर्यंत कोर्डेटा संघ के तीनों आधारभूत लक्षण जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। ब्रैंकियोस्टोमा की लगभग 9 जातियाँ हैं जो कि विश्वव्यापी वितरण दर्शाती हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड होती हैं, तथा विश्व भर के समुद्रों में ये पाई जाती हैं। यह पक्षमाभिपोषी होते हैं जो प्लवकी सूक्ष्म जीवों को भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है, नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, और जो इसमें हमारे इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है नर और मादा में। ठीक है, ये हमारी इसकी ब्रैंकियोस्टोमा की स्ट्रक्चर है। अगर आपसे वेरी शॉर्ट में स्ट्रक्चर पूछी गई, आप स्ट्रक्चर बनाओगे तभी आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे अगर आप थ्योरी लिखोगे। अगर पूछा गया है कि डायग्राम बनाना है तो वहाँ पर बनाना ही है। ओके, उसके बाद हमारा जो लास्ट है कि विसरल आर्च क्या होते हैं। करोटी के भीतर कपाल तथा संवेदी कैप्सूलों के अलावा भी संरचनाएं होती हैं जो कि ग्रसनी कंकाल से व्युत्पन्न होती हैं। ठीक है, ग्रसनी कंकाल कोर्टिलेजी शालाकाओं की एक श्रृंखला होती है जो कि मछलियों में गिल दरारों के बीच बीच की ग्रसनी दीवारों को सहारा देती है, और ग्रसनी चापों की जो संख्या होती है वो गिल दरारों की संख्या के अनुरूप होती है, जो कि परिकल्पित कशेरुकी पूर्वजों में 7 मानी गई है। डायग्राम में देखने वाले हैं भी, विभिन्न कशेरुकी के समूह में ये परिवर्तित रहती है जो कि गलफड़े और जबड़ा लटकाव के प्रकार के होने या ना होने पर निर्भर करता है। यहाँ पर देख लीजिए आप,
ये हमारा डायग्राम है विसरल आर्च का, आप बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। एग्जाम में हमसे पूछा गया था कि क्या होता है, अगर हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, जो 7 हमारे ग्रसनी चाप या विसरल आर्च होते हैं वो यहाँ पर दिखे गए हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो गिलदरार होते हैं ग्रसनी की दीवार उसको सहारा देती हैं मछलियों में, ओके। और यहाँ पर प्रतीक का नाम दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि हम जो शॉर्ट हमने, ठीक है, वेरी शॉर्ट कर लिए कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किस प्रकार के आए थे और हमें कैसे करने होते हैं वो, ओके, जिससे हमें पूरे मार्क्स मिले। ये देखिए सेक्शन बी, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, 3 दिए गए हैं, 3 में से 2 करने हैं और ईच क्वेश्चन कैरीज 7.5 मार्क्स, 7.5 नंबर का जो होता है प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर होता है, ठीक है। 2 करने होते हैं, हमें 3 दिए होते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया था हमसे लास्ट ईयर कि भारत की किन्हीं 2 विषैले सर्पों के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए और किसी एक के सर्पदंश तंत्र का वर्णन कीजिए, ओके। उसके बाद हमारा पूछा गया था कि हर्डमानिया के भ्रूणोत्तर विकास का वर्णन कीजिए और एक पूछा गया था कि सरीसृप वर्गों के प्राणियों का वर्णन कीजिए, वह उदाहरण भी दीजिए। चॉइस आपकी होती है कि आपको कौन से करने हैं, ओके। तो चलिए कर लेते हैं इनको भी। ये देखिए, ठीक है, गिव जूलॉजिकल नेम ऑफ एनी 2 पॉइजनस स्नेक्स ऑफ इंडिया अलोंग विद बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ 1, ठीक है। तो इनका हम कर लेते हैं। 2 पॉइजनस जो स्नेक्स होते हैं इंडिया के वो है हमारे कोबरा, ठीक है, जिसका हमारा जूलॉजिकल नेम है नाजा नाजा, ओके। और एक होता है हमारा करेत जिसको हम बोलते हैं बेंगोरस, ठीक है, जो कि हमारा इसका जूलॉजिकल नेम है। उसके बाद किंग कोबरा जो होता है नाजा नाजा, यह लगभग 5 से 6 मीटर लंबा होता है और इसके शरीर पर सफ़ेद धारियाँ सी पाई जाती हैं, ठीक है। यह छोटे सर्पों को खा जाता है और यह मांसाहारी तथा अंडज होता है। इसका विष अधिक मात्रा में होने के कारण प्राणघातक होता है, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा क्रेत यानी बुंगरस, तो इसकी भारत में अनेक जातियाँ पाई जाती हैं। इसे हम कोड़िया या फिर चितकोड़िया सर्प भी कहते हैं और ये 1 से 2 मीटर लंबा होता है और इसकी पीठ का रंग जो होता है वो काला या स्लेटी होता है। अब देख लेते हैं इसका बाइटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। यह सर्प शत्रु को देखकर, इन्होंने बोला था कि किसी एक का बाइटिंग मैकेनिज्म लिखना है, तो हम लिख रहे हैं करेत का, ठीक है। यह सर्प शत्रु को देखकर खतरे का आभास होने पर अथवा शरीर का कोई भाग दब जाने पर फुर्ती से प्रहार करता है। यह विष दंतों को जो शत्रु होता है उसके शरीर या त्वचा में धंसाकर जबड़ों को कसकर बंद करता है और इससे विष ग्रंथियों पर दबाव पड़ने के कारण जो विष होता है वो शत्रु के घाव में पहुंच जाता है, ठीक है। यदि त्वचा पर सभी निशान छोटे छोटे हैं तो निश्चित है कि विषहीन सर्प ने काटा है, ठीक है। और यदि काटने के स्थान पर छोटे छोटे निशानों के अतिरिक्त 1 से 3 जोड़ी विषदंतों के बड़े गोल से निशान दिखाई दे और सूजन एवं पीड़ा बढ़ रही हो, ठीक है, और उनसे जो ब्लीडिंग होने लगे, ठीक है, खून रिसने लगे और समीपवर्ती जो त्वचा होती है उसके आसपास की वो नीली पड़ने लगे, तो निश्चित रूप से विषैले क्रेत ने काटा है, ओके। ये हमारा देखिए स्नेक बाइट ऑर्गन्स हैं जो हमारा क्रेत है उसके। यहाँ पर देखिए आप नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है, ये आई है इसकी, यहाँ पर फेंस होता है जिसके द्वारा ये क्या करते हैं, प्रहार करते हैं। पॉइजन ग्लैंड होती है जिससे कि दबाव डालकर ये यहाँ से क्या है, पॉइजन जाता है, डक्ट ऑफ पॉइजन ग्लैंड, ठीक है। ये टंग होती है, स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं। उसके बाद कर रहे हैं हम यहाँ पर जो हमारा 8th क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि शॉर्ट का लास्ट या सेकंड। सरीसृप वर्ग के प्राणियों का वर्णन कीजिए व उदाहरण भी दीजिए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। आप अपनी सेकंड बुक कंप्लीट कर सकते हैं मेरे चैनल से पूरा, ठीक है, वो मैं करा चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। ये असमतापी स्थलचर वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें 2 जोड़ी पंचांगुलीपाद होते हैं, अंगुलियों पर तेज नखर होते हैं यानी नेल्स होते हैं और इनका शरीर 3 भागों यानी कि सिर, धड़ तथा पूंछ में स्पष्ट होता है। इनकी त्वचा कैसी होती है, शुष्क और अग्रंथिल होती है और बाह्य कंकाल सल की अस्थिल सील्ड या प्लेट के रूप में होता है। अंतः कंकाल जो होता है इनका वो हड्डियों का बना होता है, ठीक है, और खोपड़ी में केवल एक कॉन्डाइल होता है और एक या एक से अधिक टेम्पोरल फोसी होते हैं और पीनियल छिद्र भी इनमें उपस्थित होते हैं। जो हमारे रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी हैं, ठीक है, जीव हैं, ये कशेरुक प्रोसील्स होते हैं और स्टर्नम से स्टर्नम पसलियाँ लगी होती हैं और इनके दांत जो होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं और सभी एक समान होते हैं और इनमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, ठीक है, और हृदय में 2 आलिंद तथा आंशिक रूप से विभाजित एक निलय होता है। किंतु जो क्रोकोडाइल होता है
उसके हृदय में 4 वेसम होते हैं, ठीक है, यानी 4 चैम्बर हार्ट होता है उसका। और इनमें नेत्र, कर्ण तथा नाक पूर्ण विकसित होती है। बाह्य कर्ण जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, लेकिन कर्ण इनमें पाए जरूर जाते हैं। इनमें नर तथा मादा जंतु अलग अलग होते हैं और इनमें निषेचन जो होता है वो आंतरिक होता है। इनके अंडे बड़े योकयुक्त, ठीक है, तथा कवचयुक्त होते हैं और खंडी भवन मीरोब्लास्टिक होता है। भ्रूण में भ्रूण कलाएं पाई जाती हैं। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास रेप्टिलिया। सो इसका एग्जाम्पल है हमारा टेस्टुडो, कीलोन, ठीक है, हेमिडेक्टाइल्स एंड हेलोडर्मा। ओके, आप देखते हैं हम डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये देखिए आप लोग कि लास्ट ईयर किस टाइप से पूछे गए थे, ठीक है। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस, ठीक है। ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। हम सभी जानते हैं कि 5 हमें लोग क्वेश्चन दिए होते हैं और 3 हमें उसमें से करने होते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट ईयर से जो फर्स्ट सेमेस्टर से देते हुए आ रहे हैं एग्जाम, ठीक है। सो यहाँ पर 3 क्वेश्चन करने होंगे हमें और 15-15 नंबर के हमारे क्वेश्चंस हैं। और लॉन्ग में फर्स्ट पूछा गया था कि आहार नाल से लगी विभिन्न पाचन ग्रंथि जो होती है उनका वर्णन कीजिए। और उसके बाद पूछा गया था हमसे कि एम्फीबिया में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, उनके नाम एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद लॉन्ग में पूछा गया था कि उचित चित्रों द्वारा परिशिष्ट या फिर अनुबंधी एपेंडिकुलर कंकाल का वर्णन कीजिए। उसके बाद पूछा गया था हमसे कि पक्षियों में प्रवास किस प्रकार होता है, प्रवसन की उपयोगिता को समझाइए। उसके बाद पूछा गया था मूत्र जनन तंत्र क्या होता है, इसकी नलिकाओं के विकास क्रम पर प्रकाश डालिए। 5 क्वेश्चन हमसे ये पूछे गए थे, चॉइस हमारी थी, हमें 3 करना है, वो कोई से भी आप लोग कर दें जो आपके याद हो, ठीक है। ये देखिए पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर भी डाल चुकी हूँ मैं, जो जूलॉजी की हमारी 5th सेमेस्टर का फर्स्ट बुक का पेपर था, ठीक है। और जो सेकंड पेपर है वो भी अब हम देख रहे हैं। और फर्स्ट और सेकंड बुक का पूरा टोटल सिलेबस भी आप लोगों को चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। कहीं ढूंढने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। मेन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट हम करने वाले हैं, आहार नाल से लगी विभिन्न पाचक ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ। सो मनुष्यों में जो पाचन होता है उससे संबंधित 2 प्रमुख पाचक ग्रंथियाँ हमारी होती है, यकृत तथा लीवर, ठीक है। यकृत तथा अग्नाशय, यानी कि लीवर तथा पैनक्रियाज। ये पाचक रसों का स्रावण करती हैं जो नलियों के द्वारा पाचन तंत्र में पहुंचकर भोजन का पाचन करते हैं। इसके अलावा मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जो मुख गुहा में लार का स्रावण करती हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा है लीवर, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली हमारी पाचन ग्रंथि है। जंतुओं में शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण ग्रंथि यकृत है। याद रखना, कंपटीशन में भी हमारा आने वाला एक क्वेश्चन है कि जो मनुष्य होता है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत, जिसका आकार हमारा 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा व चौड़ा और लगभग 1.5 किलोग्राम 1.6 होता है, ठीक है। और ये डायफ्राम के नीचे स्थित कोमल ठोस द्विपालित ग्रंथि है और इसका बायां पिंड छोटा तथा दायां पिंड जो होता है वो बड़ा होता है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर डायग्राम में, ये हमारा क्या है, लीवर, ओके। ये है पैनक्रियाज और यहाँ पर देखिए पैनक्रियाज एंड गाल ब्लेडर, तीनों यहाँ पर आपको दिख सकता है, लीवर, गाल ब्लेडर एंड पैनक्रियाज, ओके। ये हमारी राइट लोब है और ये हमारी लेफ्ट लोब है। जो हमारा गाल ब्लेडर होता है, यहाँ पर गाल ब्लेडर भी इसी से लगा हुआ होता है, ठीक है, और पैनक्रियाज भी यहाँ पर होता है। अब देख लेते हैं हम जो लीवर होता है उसके कार्य। उसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एग्जाम में बना सकते हैं इसको। जो हमारा लीवर होता है उसके कार्य क्या होते हैं, फंक्शंस ऑफ लीवर। जो यकृत होता है वो पित्रस का स्रावण करता है, ठीक है, यानी कि बाइल जूस, और पित्रस अमाशय से आई लुगदी को पतला करके काइल में बदल देता है। पित्तलवण भोजन को, जो भोजन की वसा होती है उसका इमलसीकरण करता है, ठीक है, और इसको जिससे वसा जो होती है उसका पाचन सुगम हो जाता है। यकृत जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, ठीक है। फिर तब हमारी कोशिकाओं को अगर आवश्यकता पड़ती है तो ग्लाइकोजन का फिर से ग्लूकोज में निर्माण हो जाता है, ओके। यकृत कोशिकाएं हिपेरिन प्रोटीन का संश्लेषण करके रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है हमारे लीवर के। तो अग्नाशय अब आता है हमारा सेकंड, अग्नाशय, ठीक है, सेकंड जो हमारी पाचन की ग्रंथि है, ठीक है। यकृत के बाद मनुष्य के शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है हमारी अग्नाशय, और यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो कि पाचक रस के साथ साथ
हार्मोन जो होते हैं उनका भी श्रावण करती है। अग्नाशयी पिंडकों के मध्य स्थान पर लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं समूह के रूप में वहाँ पर पाई जाती हैं और यह अग्नाशयी ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग जो होते हैं वो बनाते हैं। इनसे हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के कार्य। अग्नाशय के प्रमुख कार्य हमारे निम्नलिखित होते हैं। ये देखिए, अग्नाशय रस का स्रावण, ठीक है, सेक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय के पिंडकों की कोशिकाएं अग्नाशय रस स्रावित करती हैं और इस रस में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं और ये क्रम से हमारे प्रोटीन, ठीक है, यानी ट्रिप्सिन प्रोटीन का और जो हमारा काइमोट्रिप्सिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है, और जो हमारे एमाइलेज होते हैं वो वसा के पाचन में सहायक होते हैं। उसके बाद आता है हमारा हार्मोन्स का स्रावण। ये क्या करती हैं, जो हमारा अग्नाशय होता है सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स का श्रावण करते हैं। अग्नाशय की जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं उनकी बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन तथा अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागोन हार्मोन का श्रावण होता है, ठीक है, और ये एंजाइम हमारे कार्बोहाइड्रेट उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करते हैं। उसके बाद कुछ सेलिवरी ग्लैंड्स भी होती हैं हमारी जो कि पाचन में सहायता करती हैं। ओके, सो जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, मनुष्य की मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, और पृथक पृथक लार वाहिनियों द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। हम देखते हैं कि किन किन लार वाहिनियों द्वारा ये खुलती हैं। यहाँ देखिए आप, ये हमारी है पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी, 3 प्रकार की पाई जाती हैं हमारी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो यहाँ पर हमारी किससे खुल रही है, वोर्टन डक्ट से, और जो हमारी सब मैक्सिलरी ग्लैंड है यहाँ पर देखिए, सब मैक्सिलरी ग्लैंड वोर्टन डक्ट से, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड हमारी स्टेंसन डक्ट से, और जो हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड है यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ है लेकिन ये जो हमारी होती है रिवेनस डक्ट्स उनसे खुलता है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर डायग्राम बना सकते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं जो ह्यूमन में, उसका ये हमारा डायग्राम है। ओके, ये देखिए, फर्स्ट होती है हमारी कर्णमूल या फिर पैरोटिड ग्रंथियाँ। ये कर्णपल्लवों के नीचे स्थित होती हैं, डायग्राम में भी हमने देखा, और स्टेंसन्स की नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं और इनके श्रावण में टाइलिन नामक हमारा एंजाइम है पाया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो मंड को शर्करा में बदल देता है। उसके बाद हमारी होती है सेकेंड टाइप की, यानी कि अधोनी या फिर सब मैक्सिलरी। ये निचले जबड़े के पश्च भाग पर स्थित होती हैं तथा वॉर्टन्स की नलिका के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। और थर्ड और लास्ट टाइप की होती है हमारी अधोजीवा या फिर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये जीभ के नीचे स्थित सबसे छोटे आकार की ग्रंथियां हैं और ये रिविनस की नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं, ठीक है। लार में उपस्थित श्लेष्म भोजन को नम तथा चिकना बनाता है और टाइलिन एंजाइम मंड को शर्करा में बदलता है। यह हो गए हमारे सारे पाचन ग्रंथियां। ओके, अब देख लेते हैं हमारा जो लोम का सेकंड क्वेश्चन है, अनुबंधी अथवा उपांगीय कंकाल, ठीक है, वो हमने चॉइस करा है कि हम इसको करेंगे। इसके अंतर्गत हमारी मेखलाएं तथा अग्र व पश्चपाद की अस्थियां आती हैं। ओके, अग्रपाद जो होता है इससे संबंध मेखला को हम ऊंचाग्रांग यानी कि जो हमारा अपर एक्सट्रीमिटी होता है तथा पश्चपाद जो इससे संबंधित हमारी मेखलाएं होती हैं यानी कि निम्न अग्रांग, इसको हम बोलते हैं लोअर एक्सट्रीमिटी। अंश मेखला, ठीक है, पेक्टोरल गिल्ड, यह हाथों की अस्थियों को सहारा प्रदान करने के साथ साथ हाथों को अक्षीय कंकाल से जोड़ने का कार्य भी करते हैं और इसे कंधे की मेखला कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप क्लैविकल, यह लंबी और एस आकार की छड़नुमा अस्थि हैं जो कि गर्दन तथा कंधे के मध्य पाई जाती हैं और इसका भीतरी छोर जो होता है वो गोल होता है जो कि स्टर्नम के साथ जुड़ा होता है। उसके बाद हमारी पाई जाती है स्कैपुला, ठीक है, 2 होती हैं हमारी क्लैविकल, 2 होती है स्कैपुला। क्लैविकल जो होती है वो हमारी अस्थि होती है, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है, जो कि गर्दन से लेकर और हमारे हाथ का जो हमारा ह्यूमरस होता है वहाँ तक पाई जाती हैं। स्कैपुला जो होती है, स्कैपुला इन्हीं को जोड़ने का कार्य करती हैं। यह त्रिभुजाकार चिपटी अस्थि है जो कि वक्ष की पृष्ठ सतह पर पाई जाती है और इसके जो हमारे शिखर भाग में एक जोड़ी गुहा होती है जिसे हम बोलते हैं ग्लिनोइड गुहा, ठीक है, और इस गुहा में बाहु की प्रथम अस्थि ह्यूमरस का सिर स्थित होता है। ओके, मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। ये देखिए आप लोग, जो हमारी स्टर्नम से लेकर और हमारे यहाँ पर स्कैपुला जो होता है ह्यूमरस हाथ के यहाँ तक पाए जाते हैं, इन अस्थियों को बोलते हैं हम क्लैविकल, ठीक है। ये दिख रही है आपको, ये क्लैविकल है, 2 पाई जाती है क्लैविकल, 2 पाई जाती है स्कैपुला। यहाँ पर आप देखिए जो हमारी हाथ की ह्यूमरस है, ठीक है, ये जो अस्थि है ये यहाँ पर जुड़ी होती है स्कैपुला से। एक स्कैपुला हमारा इधर होता है, एक स्कैपुला इधर होता है, 2 स्कैपुला की हमारी अस्थियाँ पाई जाती हैं
और ये हमारी हाथ की जो होती है इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। और नीचे होती है यहाँ पर हमारी रेडियस तथा अल्ना, ठीक है। उसके अलावा पाई जाती है यहाँ पर हमारी कार्पल्स, ठीक है, कार्पल्स पाई जाती हैं 5। मेटाकार्पल्स होती हैं यहाँ पर 8। ये देखिए आप लोग यहाँ पर होती हैं 8। वो आपको अगर हम ज़्यादा मतलब अंदर से देखेंगे इसको तब दिखेगा। उसके बाद जो फेलेंजिस होती हैं यहाँ पर, फेलेंजिस बोलते हैं हम इनको, ठीक है। यहाँ पर 3 आप बाहर से भी गिन सकते हैं ये, और 3 तो पाई जाती है हमारी चारों उंगलियों में, ठीक है। और उसके बाद 2 जो हमारी अंगुला होता है इसमें पाई जाती है 1, 2, तो ये पूरी टोटल पाई जाती है हमारी 14, ठीक है। सो कार्पल्स 5, मेटाकार्पल्स 8 और जो फेलेंजिस होती हैं ये पाई जाती है हमारी 14। उसके बाद आते हैं हमारी टांग की अस्थियाँ, ठीक है। 2 पाई जाती हैं यहाँ पर हमारी ये श्रोणी मेखला में, ठीक है। ये 2 अस्थियाँ आपको दिख रही होंगी पूरी टोटल 2 होती हैं हमारी। अब इसके बाद ये देखिए आप, अगर आपसे पूछा जाए कि मानव के शरीर में सबसे लंबी अस्थि, ठीक है, कौन सी होती है, फीमर, यहाँ देखिए फीमर। और उसके बाद होती है हमारी टिबिया एंड फिबुला, ओके, टिबिया एंड फिबुला। उसके बाद पाई जाती है हमारी, जैसे कि हाथ में होती है ना कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, उसी प्रकार से पैर में होती है हमारी टार्सल। 5 टार्सल्स होती हैं। मेटाटार्सल्स जो होती हैं वो होती हैं हमारी 7, ठीक है। और फेलेंजिस इनमें भी 14 पाई जाती हैं। उसके अलावा इनमें एक पेटेला जो होती है यहाँ पर पेटेला, ठीक है, जो घुटने को हमारे मोड़ने का कार्य करती हैं, 2 अस्थियाँ ये भी पाई जाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा अब आप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप एक डायग्राम इसका बना सकते हैं आप लोग, ओके। ये देख लीजिए, अलग से भी देख सकते हैं। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे स्कैपुला वो ये है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर बना सकते हैं साथ साथ। उसके बाद जो हम क्लेविकल की बात कर रहे थे ये हमारी क्लेविकल थ्योरी भी आप लोग किस प्रकार से लिखते हैं वो देख सकते हैं। श्रोणी मेखला, पैरविक गिर्डल, ठीक है, 2 नितंब अस्थियां आपस में जुड़कर हमारी श्रोणी मेखला बनाती हैं, ठीक है। ये ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी अगर आपको टोटली इसको समझाया मैंने, बहुत बड़ा टॉपिक है, आप अलग से इसको जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ओके। सो यहाँ पर देखिए आप, ये है हमारा पेल्विक इन मेल, ओके, डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है पेल्विक इन फीमेल, ठीक है, दोनों का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो हम पढ़ रहे थे बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, और इसको बोलते हैं हैंड, ठीक है। अलग से यहाँ पर देख लीजिए पूरा दी गई है। जो हमारा हाथ होता है उसमें कितनी अस्थियाँ आती है, पूरी 60 दोनों में, यानी 30 तो पूरी होती है इसकी 60, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, 8 कार्पल्स, 5 मेटाकार्पल्स तथा 14 अंगुला अस्थियाँ होती हैं। और मनुष्य के अग्रपादों में कुल कितनी 60 अस्थियाँ हमारी पाई जाती हैं। ये देखिए हमारी पूरी अलग से एक ह्यूमरस का डायग्राम है, ओके। इस प्रकार से हम एग्जाम में लिख सकते हैं, तभी हमको पूरे 15 नंबर मिलते हैं, ऐसे नहीं मिल जाते वो फालतू में, ओके। उसके बाद रेडियस तथा अल्ना का डायग्राम भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ओके। ये हमारी क्या ह्यूमरस से जुड़ी रहती हैं। उसके बाद कार्पल्स, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रही थी आपको कि हम अगर अंदर से इनको देखेंगे भीतर से तब हमको दिखेगा। कार्पल्स देखिए यहाँ पर आप, कार्पल्स जो होती हैं, कार्पल्स बोलते हैं हम इन 5 को, ठीक है। अगर हम अपने हाथ में देखें तो जिनसे ये हमारी 5 जुड़ी होती हैं आपको दिख रही होंगी, ये होती है हमारी कार्पल्स, ओके। उसके बाद इनसे जुड़ी होती है हमारी मेटाकार्पल्स, ठीक है, ये हो गई हमारी कार्पल्स। उसके बाद ये हो गई हमारी मेटाकार्पल्स। जो हमारी यहाँ पर देखिए कार्पल अस्थियाँ, प्रत्येक कलाई में 8 मोटी अनियमित आकार की कार्पल अस्थियाँ जो होती हैं वो पाई जाती हैं। यह होती हैं हमारी कार्पल अस्थियाँ, ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये 8 होती हैं हमारी, पूरे देख लीजिए यहाँ पर ये होती है हमारी स्केफॉइड, ठीक है। इधर देखिए आप स्केफॉइड, ठीक है, ल्यूनेट होती है। उसके बाद हमारी स्केफोर्ट हो गई हमारी ल्यूनेट, और ये हमारी ट्राइक्यूरल, ठीक है, तथा पिसीफोम, पिसीफोम होती है। और फिर निचली पंक्ति में ये देखिए पिसीफोम, ये 4 हो गई हमारी। और उसके बाद पिसीफोम निचली पंक्ति में होती है हमारी ट्रेपीजियम, टेपीजॉइड, कैपिटेट, ठीक है, तथा हेमेट। यहाँ पर देख लीजिए हाँ, ये हो गई हमारी हेमेट, पिसीफोम, कैपिटेट, ठीक है, और ये हो गई हमारी ट्रेपीजॉइड। उसके बाद जो मेटाकार्पल्स के साथ ही जुड़ी होती है हमारी 5 मेटाकार्पल्स, ओके। ये 5 मेटाकार्पल्स हो गई हमारी। और ये होती है फेलेंजेस जो कि 14 होती है, मैं आपको भी बता रही थी, ओके। मेटाकार्पल्स भी हमने देख ली। अब देखते हैं बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब या फिर लेग बोन्स, ओके। यहाँ पर देखिए जो फीमर होती है मनुष्य की सबसे बड़ी अस्थि जांघ की, इसका भी पूरा डायग्राम है यहाँ पर, सेपरेटली आप बना सकते हैं इसको। उसके बाद जो घुटने को हमारी जोड़ती हैं दोनों, यानी कि पटेला जो कि घुटने मोड़ने में सहायता करती हैं, ओके, वो पाई जाती हैं 2। और टिबिया फिबुला जो कि पटेला की सहायता से ह्यूमरस से जुड़ी होती है हमारी, हमारी जो ये होता है फीमर, फीमर से जुड़ी होती है
और ये हमारी है टिबिया फिबुला। ओके, इसमें भी होती है हमारी टार्सल्स। ठीक है, टार्सल्स गुल्फ में 3 पंक्तियों में कुल 7 टार्सल्स होती हैं। ठीक है, इनके नाम होते हैं हमारे टेलस, कैल्केनियम, नेविकुलर और क्यूबियोइड जो होती है उसकी 3 क्यूनिफॉर्म। मेटाटार्सल्स इसमें कितनी होती हैं? 5। ठीक है, ये याद रखना, टार्सल्स इनमें केवल 7 होती हैं, जबकि हाथ में कितनी होती हैं हमारी? वो होते हैं हमारे वहाँ पर 8। और मेटाटार्सल्स यहाँ पर 5 ही होती हैं और फेलेंजिस भी 14 ही होती हैं। इनकी भी हमारी पूरी जो टोटल अस्थियाँ बैठती हैं हम देख लेते हैं कितनी बैठती हैं। ये देखिए, बोन्स ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन 2 हो गई हमारी क्लेविकल की। ठीक है, ईच पर में। ठीक है, स्केपुला हो गई 2, पेल्विस हो गई 2, यानी कि श्रोणी मेखला की हमारी। और जो हाथ होते हैं, हाथ की देखिए, ह्यूमरस 2 हो गई। ठीक है, प्रत्येक हाथ में 1। रेडियस तथा अल्ना, ठीक है, 2 हो गई, 2 2, दोनों हाथों में 4 हो गई। कार्पल बोन्स 8 होती हैं एक में, तो दोनों में 16 हो गई। और हमारी मेटाकार्पल्स 5 होती हैं एक में, सो यहाँ पर हो गई हमारी 10। ठीक है, दोनों में। और फेलेंजिस होते हैं हमारे 14, सो दोनों में हो गए 28। और जो हमारा पैर होता है, ठीक है, लोअर लिम्ब, तो लेग की बोन्स देख लेते हैं। फीमर होती है हमारी दोनों में 1 ठीक है, 2 हो गई। पटेला होती हैं 2, दोनों में 1 ये भी 2 हो गई। टिबिया एंड फिबुला कितनी होती हैं? 2 2 होती हैं, ये हो गई हमारी 4। टार्सल्स जो होती हैं वो 7 होती हैं प्रत्येक में, सो दोनों में हो गई 14। और मेटाटार्सल्स होती हैं हमारी 5, ये हो गई दोनों में 10। उसके बाद फेलेंजिस जो होते हैं वो 14 14 होते हैं, हम सभी जानते हैं, सो ये हो गए हमारे 28। ठीक है, 60 बोन्स हो गई हमारे, जो हमारा हाथ होता है उसमें 60 बोन्स हो गई, हमारे जो पैर होता है उसमें। ठीक है, ये कितनी हो गई? 60 और 60 प्लस 120। ओके, उसके बाद 6 बोन्स जो हमारी होती है क्लेविकल, स्केपुला एंड पेल्विस, इसकी हो जाती हैं। ये देख लीजिए आप, टोटल हमारी 20 जो 6 बोन्स होती हैं वो हो गई 206 बोन्स। ठीक है, लेकिन ये किसके साथ हुई है? हमारी एक्सियल स्केलेटन की मिलाकर, क्योंकि पूरे शरीर में 206 अस्थियाँ पाई जाती हैं। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमसे फिर पूछा गया है यहाँ पर क्या? अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसकी टोटल पाई जाती है 126 और पूरे शरीर में पाई जाती है हमारी 206। हम सभी जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं बचपन से इसको। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन की पक्षियों में प्रवास किस प्रकार होता है और प्रवसन की उपयोगिता को समझाइए। ठीक है, प्रवास या फिर प्रवसन। सो प्रवास का अर्थ होता है यानी माइग्रेशन का, कि अपने घर से दूर रहना। ठीक है, माइग्रेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द माइग्रेयर, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है। किसी जंतु के जीवन में मौसम एवं भोजन के कारण होने वाला चक्रिक गमन, जो कि नियत अंतरालों में होता है। ठीक है, टाइम पर होता है, और यात्रा करने के पश्चात जो जीव है वह पुनः उसी स्थान पर लौट आता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रवसन। ये कितने प्रकार से हो सकता है? निम्न प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट होता है हमारा सीजनल माइग्रेशन, यानी कि मौसमी प्रवसन। इसमें क्या करते हैं? जो मौसमी परिवर्तनों की प्रतिक्रिया में पक्षियों का प्रवसन सामान्य सी बात है। ठीक है, यानी वो मौसम उनके लिए अनुकूल नहीं होता है अगर, तो वो दूसरी तरफ क्या कर जाते हैं? प्रवसन कर जाते हैं। शीतल प्रदेश के जो पक्षी होते हैं वो सर्दियों में गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं और वसंत आने पर पुनः अपने प्रजनन स्थानों पर लौट आते हैं। पक्षियों का ऐसा प्रवसन यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा एशिया में होता है। उसके बाद सेकंड टाइप का आता है हमारा साइक्लिक माइग्रेशन, यानी कि चक्रीय प्रवसन। सो पक्षियों के प्रवसन के कुछ प्रकार मौसमी होते हैं, परंतु ये नियत अंतरालों पर नहीं होते और इन्हें चक्रीय प्रवसन कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के स्नो आउल का सर्दियों में प्रवसन 3 से 5 वर्षों के अंतराल में होता है। उसके बाद आता है हमारा लैटिट्यूडनल माइग्रेशन, यानी अक्षांशीय प्रवसन। ये होता है हमारा उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर होने वाला प्रवसन। ठीक है, इसकी पूरी जो लॉन्ग वीडियो है वो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं अगर आपको देखनी है माइग्रेशन की। उसके बाद हमारा होता है एल्टीट्यूडनल। ठीक है, ये क्या होता है? जो पर्वतों में रहने वाले पक्षी होते हैं वो बदलते मौसम में अपने वातावरण को अनुकूल करने के लिए वो निचले और गर्म भागों की ओर उतर जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर उनको भोजन और जो सुरक्षा होती है वो उपलब्ध होती है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा देशांतरीय प्रवसन। ये पक्षियों का पूर्व से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूर्व की ओर हमारा जो प्रवसन है उसको हम बोलते हैं देशांतरीय प्रवसन। अब देख लेते हैं प्रवसन की उपयोगिता क्या होती है, यूजफुलनेस ऑफ माइग्रेशन। पशु पक्षी भोजन की तलाश में मौसम की चरम स्थितियों से बचने के लिए या फिर प्रजनन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। पक्षी मुख्य रूप से भोजन और अपने बच्चों को पालने तथा समुचित पोषण के लिए घोंसले बनाने के लिए प्रवास करते हैं। ओके, वीडियो क्या होती है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है अगर हम टोटल इसको पूरा कवर करें। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं PDF इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ। ओके,
सो ये था हमारा लास्ट ईयर 2023 में जो हमसे क्वेश्चन पेपर ठीक है पूछा गया था चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में। और आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि क्या है जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।